तो जो हम लोगों का पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री पूरा तो कंप्लीट हो ही चुका है। सिर्फ हमारी एक आखिरी एक्सरसाइज बाकी रह गई है, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच जाएगा और जो तुमको मैंने नहीं पढ़ाया। थ्योरम्स वगैरह हम लोग पहले ही पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ यही एक पार्ट था जो अभी तक छूटा हुआ था। वैसे ये पार्ट देखो बहुत ही इजी है। आपने ये काम ऑलरेडी इंग्लिश की क्लासेस में किया होगा। आपके जो इंग्लिश के टीचर होंगे वो आपको ग्रामर जब सिखाते होंगे, यूज़ द स्टेटमेंट, मतलब एक नया सेंटेंस बनाओ बाय यूजिंग इफ एंड देन वगैरह वगैरह। खैर, तो वहाँ पे ये काम आपका ऑलरेडी किया हुआ है। बट मैथ्स में थोड़ा सा एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार मैथ्स में इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। तो आज हम लोग ये एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे और इसी एक्सरसाइज 1.3 के बेसिस पे प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुम कर सकते हो। वो मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दूंगी, बट उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो वाला बनाने वाली हूँ ताकि तुम टैली कर सको कि तुम्हारा जो निकाला हुआ अटेम्प्ट है वो सही है कि वो अटेम्प्ट तुम्हारा कैसा है, गलत है। ठीक है, चलो तो फिलहाल अभी 1.3 एक्सरसाइज में आ जाते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बोल रहा है कि आपको स्टेटमेंट्स को वापस से रीराइट करना है। मतलब आपको जो ये वर्ड लिखा है या पूरी सेंटेंस जो लिखा है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसको आपको रीराइट करना है बाय यूजिंग द वर्ड इफ़ एंड देन। ये इफ़ और देन वाले, ठीक है, वर्ड्स को यूज़ करके आपको ये पूरी चीज़ वापस से क्या करनी है, रीराइट करनी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। फिर कैसे करेंगे इसको? तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन पे अपना फोकस करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी मतलब सेंटेंस दिख रहा है। अब हमको इसको बड़ा ही अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको लिख कर देना है बाय यूजिंग द वर्ड इफ एंड देन। जैसे कैसा होता है, कई बार तुम अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो कैसा बोलते हैं तुम्हें, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो बस इसी अगर को इंग्लिश में इफ़ कहा जाता है, ठीक है, और इसी देन को, मतलब तो को इंग्लिश में देन कहा जाता है। तो जब भी हमको किसी इंसान को कुछ समझाना होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा, अगर आप वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सिचुएशन समझाने के लिए हम लोग यूजुअली हिंदी भाषा में अगर और तो ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में मैथ्स के सवाल नहीं बनेंगे। अगर तुम इंग्लिश में बातचीत करना बचपन से शुरू नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा तो बड़े होकर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छे से नहीं बनेगी। सो whenever we have to explain something to other person, then we use the word of agar and to. That agar in English is known as if and that to in English is known as then. अब बस हमको बोला गया है the opposite angles of a parallelogram are congruent। इस स्टेटमेंट को आप इफ़ और देन वाले फॉर्मेट में लिख के दो। ठीक है, लिख देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी आपको अपनी स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि इफ़ को, ठीक है, इफ़ मतलब क्या मेरे को गिवन में देखना है। ठीक है, इफ़ का मतलब अगर तो होता ही है, बट अगर के अलावा इफ़ का मतलब एक और होता है, वो होता है मैथ्स की भाषा में गिवन। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं तुमसे बोलूँगी पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे, तो गिवन क्या रखोगे, फेल हो जाने को अपना गिवन रखोगे कि पढ़ाई करने को अपना गिवन रखोगे? ऑब्वियसली पहले पढ़ाई करने को हम अपना गिवन रखेंगे, क्योंकि फेल होना तो रिजल्ट है ना, फेल होना तो रिजल्ट है, उसको थोड़ी ना अपना गिवन रखेंगे, वो तो बात की बात है।
तो अभी आपको जो सेंटेंस दिया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें आप डिसाइड करिए कि आपका गिवन पार्ट क्या है। आप शुरू किससे करेंगे? आप एंगल से शुरू करेंगे, आप कॉन्ग्रुएंट से शुरू करेंगे, कि आप पैरेललोग्राम वाले वर्ड से शुरू करेंगे? तो एक्चुअली आपको ये सोचना है कि शुरू करना मतलब चीज़ें ऐसे वर्ड को ढूंढो जिसके बिना आगे काम करना असंभव है। तो देखो, अपोजिट ये एक वर्ड हो गया, मतलब एंगल ये एक वर्ड हो गया, पैरेललोग्राम ये एक वर्ड हो गया, कॉन्ग्रुएंट ये एक वर्ड हो गया। जब तक पैरेललोग्राम से शुरुआत ही नहीं होगी, एंगल्स कहाँ से पैदा होंगे? और जब एंगल से पैदा नहीं होंगे तो कॉन्ग्रुएंट कहाँ से होंगे? तो यानी कि अगर आपको शुरू करना है तो शुरू करने के लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे आप, बोलो क्या? पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे अपना, देखो बहुत ही प्यार से हमको हमारी एक स्टेटमेंट यहाँ पे नोट डाउन करके उसको देनी है। क्या? कि इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। थोड़े से चेंजेस आप अपने कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैडम आपके तो गिवन क्वेश्चन में क्वाड्रिलैटरल वर्ड नहीं था, आपने कहाँ से क्वाड्रिलैटरल वर्ड लेकर आ गई, ऐसा नहीं, आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज, ठीक है, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, मतलब हमने बताया कि सुन, अगर तेरा क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो, ठीक है, अब हम आगे बता रहे हैं। क्वाड्रिलैटरल तक बात हो गई, कॉमा, उसके बाद जब देन लिखेंगे, देन अगर कोई क्वाड्रिलैटरल होगा आपका पैरेललोग्राम, देन इट्स अपोजिट एंगल, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, देन इट्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। दैट्स ऑल। यही आपका इसका सोल्यूशन था और कुछ भी नहीं। सिमिलरली अब अगर आपको कोई ये कहे कि जो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, इस स्टेटमेंट नंबर 2 को भी आप इफ़ और देन वाले फॉर्मेट में लिख कर दो, तो पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन बेसिकली आपको बोलना क्या चाह रहा है, मतलब शुरू क्या कर रहा है ना। और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि अच्छा शुरू इससे हो रहा है, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, स्कूल ही नहीं जा रहे हो, बुक्स को छू ही नहीं रहे हो, तो फेल होना तो भैया डिस्कशन ऑफ टॉपिक है ही नहीं। जो इंसान स्कूल ही नहीं जाता है, जो पढ़ाई लिखाई करने का जिसको मौका नहीं मिला है, उसके लिए कभी हम फेल पास जैसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते ना, हम उसके लिए करते हैं जो स्कूल जा रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है। तो वैसे ही अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, वहाँ पे देखो 2 वर्ड्स हैं, बल्कि 3 वर्ड्स हैं। पहला है डायगोनल, दूसरा है रेक्टेंगल और तीसरा है कॉन्ग्रुएंट। पहला सबसे ज़रूरी शब्द क्या है जिसके बिना गाड़ी आगे ही ना बढ़ेगी? तो सबसे ज़रूरी वर्ड है रेक्टेंगल। क्योंकि अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल है तो तुम डायगोनल के बारे में बात करोगे, है ना, और डायगोनल है तो तुम कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करोगे। जैसा कि मैंने कहा, फेल होने वाली बातचीत तो तब की जाएगी जब तुम पढ़ाई शुरू करोगे, जब तुम स्कूल जाओगे। मान लो तुम स्कूल ही नहीं जाते हो तो कोई तुम्हारे लिए कभी ये वाली बातचीत करेगा कि तू फेल हो जाएगा, तू पास हो जाएगा? नहीं ना। तो कॉन्ग्रुएंट वाली बातचीत तब की जाती है जब चीज़ें आपको कुछ दी हो, इक्वल प्रूव करने के लिए पहले आपको दी तो हो। तो यहाँ पे दिया हुआ वर्ड जिसके बिना गाड़ी आगे चलना असंभव है, वो है बेसिकली आप लोगों का रेक्टेंगल। तो इसको भी एकदम ऊपर वाले सवाल के जैसे ही करेंगे, यही लिखेंगे कि इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल, अगर मान लेते हैं आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है और वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल आपका एक रेक्टेंगल है, कॉमा, तो देन इस बार क्वेश्चन में किसके बारे में बातचीत हुई है? डायगोनल्स के बारे में। तो इस बार हम डायगोनल्स लिखेंगे कि देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी डायगोनल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो आपको ये पहले तो डिसाइड करना है कि उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा
आपको उस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अपना इफ देना है और ऑब्वियसली कि जो नॉट इम्पॉर्टेंट होगा आपको उसको फिर देन के आगे ठेलना है। इज इट क्लियर? ओके, चलो अभी थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको इफ और देन इन दोनों भाषाओं का यूज़ करना है। पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं और उसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट शब्द क्या है। देखो क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, मतलब आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पैरेललोग्राम दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रेक्टेंगल दिया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया। तो चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका एक शब्द हो गया। खैर बोल रहा है द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब बेसिकली हमको मिड पॉइंट को और आपके किसी एक वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये कह रहा है कि अगर ज्वाइन करोगे तो वो बेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने की जो हमारी भाषा होगी वो हम देखो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। अब लेकिन यहाँ पे ये वर्ड मत इस्तेमाल करना कि इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस एक ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल की जगह हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ट्रायंगल। इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस, अगर आपका गिवन ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, देन फिर हम लोग यहाँ यूज करेंगे देन के बाद क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, सेगमेंट बनानी है एक वर्टेक्स और मिड पॉइंट के बीच में। तो हम ये लिखेंगे देन द सेगमेंट, ठीक है, कहाँ से बन रही है ये सेगमेंट, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। जो बेस है अगर आप उसके मिड पॉइंट को और उस वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो वो जो सेगमेंट बनेगी वो सेगमेंट क्या होगी, उसी सेम बेस के परपेंडिकुलर होगी। तो वहाँ हम लिखेंगे इस परपेंडिकुलर टू द बेस, उसे हम लोग क्या वर्ड लिखेंगे, इस परपेंडिकुलर टू द बेस। तो थोड़ा सा ये पार्ट एक स्टूडेंट को कठिन लगता है कि यार समझ ही नहीं आता है कि इफ़ का लगाना है देन का लगाना है। तो देखो मैं बता दूं, इसका इंग्लिश से मैथ से कोई वास्ता नहीं है। ये पूरी तरीके से इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, जिसको आपको बाया प्रैक्टिस बाया कॉमन सेंस आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने इफ और देन ये वर्ड्स को यूज़ करना सीखा। अभी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स का आपको कन्वर्स लिखना है। तो देखो पहले तो ये जो वर्ड होता है ना कन्वर्स, इस कन्वर्स वर्ड का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको ये कन्वर्स वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तब आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कन्वर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो मैंने आपको कहा, मैंने आपको कहा गिवन में, मैंने आपको ये चीज़ कही A = B, ये मैंने गिवन में कहा, और मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि भैया चलो जाके टू प्रूव करो C = D। मतलब मैं आपको दे क्या रही हूँ, A = B, और मैं आपको टू प्रूव करने को क्या बोल रही हूँ, C = D। तो ये मैंने आपको कहा। अब मैं कहूँगी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का आप क्या लिख दीजिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का आप क्या लिख दीजिए, कन्वर्स लिख दीजिए। आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या लिख दीजिए, कन्वर्स लिख दीजिए। तो कन्वर्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले गिवन थी, ठीक है, जो चीज़ पहले गिवन थी वो चीज़ अभी टू प्रूव में आ जाएगी। पहले गिवन क्या था, A = B, तो अब वही टू प्रूव में आ जाएगा A = B, और जो पहले टू प्रूव था वो अब क्या बन जाएगा, आप लोगों का गिवन, यानी कि C = D। ये होता है कन्वर्स लिखने का मीनिंग। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ का गिवन लिखना है, कन्वर्स लिखना है, तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसका गिवन पार्ट क्या था, और उसको अभी कन्वर्स लिखते वक्त उसको टू प्रूव बना दो,
और जो पहले टू प्रूफ था उसको अभी अपना क्या बना दो, कन्वर्स बना दो। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट की बात करते हो, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट की बात करते हो तो स्टेटमेंट में जो इफ़ वाला पार्ट होता है और एक होता है देन वाला पार्ट। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ और देन यूज़ करना सीखा। तो जो इफ़ वाला पार्ट होता है इसको गिवन माना जाता है, और जो देन वाला पार्ट जहाँ लगा होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, अपना टू प्रूव वाला पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक स्टेटमेंट दे, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि उसमें गिवन पार्ट कौन सा है और टू प्रूव वाला पार्ट कौन सा है। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है पहले गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, और उसके बाद उसका कन्वर्स लिखना है। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़। सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ मैं पहले। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिखा इफ़, तो इफ़ के बाद में जो भी लिखा होगा देन आने तक वो गिवन होगा। ठीक है, तो देन कहाँ पे आ रहा है वो भी ढूंढ लेते हैं। देन आ रहा है यहाँ पर, तो देखो देन के पीछे का जो ये इतना पार्ट है ये बन गया बेसिकली आप लोगों का टू प्रूफ, और ये जो इफ़ के बाजू का जो ये पार्ट है, ये जो पीछे का इतना पार्ट है, ये बेसिकली बन गया आप लोगों का गिवन। यानी कि आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। मेरे हिसाब से अभी तक सबका लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर जो है, मतलब पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर, वो मैंने शुरू कर दिया है, और उस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग आपको मैंने वहाँ समझाया है। क्या होता है सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग, कि दो एंगल्स का एडिशन करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इफ़ पार्ट आपको क्या बोल रहा है कि एंगल्स जो है, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, उनका एडिशन में या फिर वो आपस में कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। और टू प्रूफ क्या बोल रहा है कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर आपको अब इसी क्वेश्चन का कन्वर्स लिखना है, अगर आपको इसी क्वेश्चन नंबर 2.2 का कन्वर्स लिखना है, तो कन्वर्स लिखने के लिए जो पहले गिवन था उसको आप टू प्रूफ बना दो, और जो पहले टू प्रूफ था उसको आप गिवन बना दो। तो पहले टू प्रूफ क्या था कि लाइंस आर पैरेलल, अभी आप इसको अपना गिवन बना दो। तो गिवन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इफ़ द टू लाइंस आर पैरेलल, खत्म। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपकी पहले टू प्रूफ थी उसको मैंने अभी गिवन के आगे, मतलब इफ़ के आगे लिख दिया, तो वो क्या बन गई, आपकी गिवन बन गई, खत्म। अब हमें लिखना है टू प्रूफ देन। तो देन क्या लिखेंगे, जो पहले गिवन था, पहले गिवन क्या था, पढ़ो क्वेश्चन को, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये हम लोगों का क्या था, पहले क्या था, गिवन था। अब इसको क्या बना दो, अब इसको टू प्रूफ बना दो। बस लिखना थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपर इंग्लिश का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे, देन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है उस फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल एंड लाइन्स, ठीक है, एंड टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, खत्म हो गया सवाल। जो चीज़ पहले गिवन थी उसको आप टू प्रूफ बना दिया, जो पहले टू प्रूफ था उसको अभी क्या बना दिया, गिवन बना दिया। दैट्स ऑल, वी आर डन। ठीक है, वी आर डन। तो अब इसी बेसिस पे जब भी आपको कोई भी सवाल मिले तो उस सवाल को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसका गिवन क्या है और उसका टू प्रूफ क्या है। गिवन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यूजुअली जिसके आगे इफ़ लिखा होता है उसको गिवन कहते हैं, जिसके आगे देन लिखा होता है उसको टू प्रूफ कहते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ ऊपर एक और सवाल में, अभी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 खत्म नहीं हुआ है। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अरे बाप रे मैडम, थर्ड वाले क्वेश्चन में ना तो आपका वाला इफ़ मौजूद है ना तो आपका वाला देन मौजूद है, फिर आप क्या करेंगे। तो देखो ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको ना इफ़ देखने को मिल रहा है ना आपको देन देखने को मिल रहा है, फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि उसमें गिवन क्या है और उसमें आपका टू प्रूफ क्या है, बताओ फिर हम लोग क्या करें।
तो यूजुअली जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करते वक्त क्या बताया कि हमेशा पहले तो वर्ड्स आइडेंटिफाई किया करो जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिनसे हमें काम है। तो वर्ड्स यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन से हैं? डायगोनल्स। दूसरा वर्ड जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज रेक्टेंगल। और तीसरा वर्ड हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है इज कॉन्ग्रुएंट। ये 3 शब्द हमारे लिए आवश्यक है। अब आप इसमें ये सोचो कि इन तीनों शब्दों में सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द जिसके बिना, ठीक है, जिसके बिना आप इस चीज को क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, वो क्या है? तो आप बोलोगे अरे मैडम आप एक काम करते हैं ना, वो शब्द है डायगोनल, वो शब्द है रेक्टेंगल। तो पहले आप मैडम एक काम करो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में इफ और देन नहीं दिख रहा है तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग पहले आप उसको रीराइट कर लो। पहले आप उस क्वेश्चन को बोलो क्या कर लो, रीराइट कर लो। रीराइट मतलब उसको इफ और देन के फॉर्म में पहले आप लिख लो, जैसा कि आपने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है ना मैंने। बल्कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। आप इसको रीराइट कर लो, बाद में कन्वर्स लिखेंगे, पहले आप रीराइट करो। तो रीराइट करेंगे बाय यूजिंग इफ एंड देन, ठीक है। इफ और देन को सोच के हम लोग क्या करेंगे, रीराइट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिख रहा है, इफ और देन अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को रीराइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में क्योंकि इफ और देन नहीं था तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पहले रीराइट करना पड़ेगा और बाद में हम लोग उसका कन्वर्स लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही सेम चीज तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में भी थी। तो तुम्हें नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है, ये दोनों आपस में क्या हुए बताओ, ये दोनों सेम हुए। तो इसको हम लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दूँ? हाँ मैडम लिख दीजिए आप। ये लो मैंने लिख दिया, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल देन ए डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि गिवन कौन है, बिल्कुल अब समझ में आ गया। इफ के बाद में जो चीज लिखी है, इफ के बाद में क्या लिखा है, क्वाड्रिलैटरल इज ए रेक्टेंगल, ये आपका गिवन है। और जो देन के बाजू में जो चीजें लिखी हैं वो चीज आपकी कौन है, वो आपका टू प्रूव है। अब आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में आपको इसका कन्वर्स लिखना है। तो कन्वर्स लिखते वक्त क्या करना, जो पहले आपका गिवन था उस गिवन वाले पार्ट को अब अपना क्या बना देना, टू प्रूफ। और जो पहले आपका टू प्रूफ था डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसको अब अपना क्या बना लो, गिवन। तो क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, इफ लिखेंगे। पहले टू प्रूफ क्या था, पहले टू प्रूफ था डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसको अब अपना गिवन बना दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ द डायगोनल। अब देखो इफ के बाद इट्स मत लिख देना, तो इसीलिए मैंने कहा ये गेम इंग्लिश का है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भाषा आनी चाहिए कि कब दा लगाते हैं, कब इट्स लगाते हैं, ये सब आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में पहले मैं रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी थी, इसीलिए मैंने नेक्स्ट टाइम इट्स लगाया। अभी क्योंकि मेरी स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है, मैंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के इसमें अभी कुछ भी नहीं पता कि रेक्टेंगल है कि क्या है, इसीलिए मैं वहाँ पे डायगोनल के सामने इट्स नहीं लगा रही हूँ, मैं वहाँ पे द वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ द डायगोनल्स, ठीक है, ऑफ ए, किसके डायगोनल, मेरे, तुम्हारे, सर्कल के, ट्रायंगल के, ट्रेपेजियम के, भैया किसके, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। क्योंकि ऐसा बोल देना कि इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये तो गलत हुआ ना। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये लिख दिया हमने गिवन में। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी इंग्लिश आना ज़रूरी है ताकि आप शब्दों की हेर फेर कर सको। ठीक है, फिर हम लोग वर्ड लगाएंगे देन। फिर देन के आगे क्या लिखेंगे, देन के आगे हम लिखेंगे कि भैया कौन, देन मतलब जो पहले हमारा गिवन था, अब उसको आप क्या बना दो, टू प्रूफ बना दो। तो पहले हमारा गिवन क्या था, रेक्टेंगल, कि क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है। तो अब हम लोग लिखेंगे देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर उसकी डायगोनल्स क्या है, आपकी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम उसी सेम क्वाड्रिलैटरल को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। इस क्वेश्चन को देखो 2 तरीके से किया जाता है, जैसा एक मैं अभी बता रही हूँ।
जिसमें हम लोग स्टेटमेंट्स को ही स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये होता है कि आप बेसिकली क्या करो, जो आपको गिवन स्टेटमेंट है आप उसका प्यार से डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम को नाम दो, उसमें एंगल बनाओ, उसमें डायगोनल बनाओ, फिर उससे गिवन लिखो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करते हैं ना, जो आप बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में सीखोगे। अब वो भी एक तरीका होता है। तो मैंने अभी जो तरीका बताया है वो स्टेटमेंट वाला तरीका बताया है। यूजुअली स्कूल्स में आपको टीचर्स इसी तरीके से बताएंगे। अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसके स्कूल में इस स्टेटमेंट वाले तरीके को छोड़कर डायग्राम वाले तरीके से चीज़ें सिखाई गई हैं तो वो मुझे बता देना, मैं उस इंसान को वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। और मेरे सिखाने की नीड ही नहीं पड़ेगी, वो तुम खुद सीख जाओगे जैसे ही तुम चैप्टर नंबर 2 सीखोगे मुझसे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपको उस क्वेश्चन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया है, उसके पास आ जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 1? देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में भी आपको ना तो इफ वर्ड लगा कर दिया है, ना तो आपको देन वर्ड लगा कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपके साथ गेम खेल गया। फिर मैडम अब क्या करें? तो इस क्वेश्चन को पहले आप रीराइट करें। अगर आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, आपको बिना रीराइट करके समझ में आ जाता है करके का चाहिए गिवन है, ये वो है, फलाना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को स्टेप वाइज प्रॉपरली समझने के उससे मैं अच्छे से करता हूँ, तो आप रीराइट ज़रूर करना। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है रीराइट करने के लिए। तो एक वर्ड है अल्टरनेट एंगल्स, दूसरा वर्ड है पैरेलल लाइंस और तीसरा वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और चलो एक चौथा वर्ड भी है ट्रांसवर्सल। अब मुझे एक बात बताओ, अल्टरनेट एंगल्स, देखो कॉन्ग्रुएंट सबसे आखिरी शब्द होगा हमारी डिक्शनरी में, है ना। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो मैडम तब पैदा होगा जब एंगल्स पैदा होंगे, बिना एंगल्स के तो कॉन्ग्रुएंट पैदा नहीं होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्ग्रुएंट इज नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। कॉन्ग्रुएंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है? अल्टरनेट एंगल्स। बट मैडम अल्टरनेट एंगल्स तो तब पैदा होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। तो इनडायरेक्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे क्वेश्चन में वो है बेसिकली आप लोगों का पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, इसको अगर जब हम रीराइट करेंगे, ठीक है, इसका रीराइट में हमको लिखना पड़ेगा इफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलो इसको मैं लिखवा देती हूँ पहले तो प्यार से, तुम लोगों को 2 मिनट रुको। हाँ रुको, ठीक है, जगह आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, सबसे पहले तो हम लोग उसको रीराइट कर रहे हैं इफ और देन वाले पार्ट में, बाद में हम उसका कन्वर्स लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पैरेलल लाइंस। तो क्या लिखेंगे? इफ द लाइंस आर पैरेलल। अगर आपके पास जो लाइंस आपको दी हुई हैं, अगर वो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो देन अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय लाइंस, मतलब जो लाइंस ने अल्टरनेट एंगल बनाया, देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम एंड ट्रांसवर्सल, क्योंकि लाइंस अकेले अल्टरनेट एंगल नहीं बनाती हैं, ट्रांसवर्सल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया था पहले मैंने उसको रीराइट किया, तो उसके रीराइट से मुझे ये पता चला कि पहले का गिवन वर्ड जो था वो गिवन क्या था? पैरेलल। और जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड था वो उस वक्त क्या था? टू प्रूव था। अब मुझे इसका क्या लिखना है? मुझे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना है। तो कन्वर्स लिखते वक्त क्या करूँगी? जो पहले गिवन था, यानी कि जो पहले गिवन क्या था? पैरेलल लाइन, इसको अब मैं डाल दूंगी टू प्रूफ में, और जो मेरा पहले टू प्रूफ था उसको मैं डाल दूंगी कहाँ पे? आप लोगों के गिवन वाले पार्ट में, ठीक है। 1 मिनट, ये डॉगी को ज़्यादा भौंक रहे हैं, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट बना लेते हैं। तो कैसा हो जाएगा बताओ इसके बारे में? हमने वर्ड लिखा इफ। अभी गिवन क्या है कि अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर आपके पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर
कॉन्ग्रुएंट, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं फिर हम लोग लगाएंगे देन, ठीक है। फिर देन के बाद हम क्या लिखेंगे, देन द टू लाइन्स, ठीक है, एंड द ट्रांसवर्सल, ठीक है, देन द टू लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल, एक मिनट रुको, रुको एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा करेक्शन करने दो। इफ द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय, ये मैं लिखना भूल गई कि अल्टरनेट एंगल्स बने कैसे, ठीक है, फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स, दो लाइन्स ने मिलकर बनाया, एंड ट्रांसवर्सल ने मिलकर बनाया, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट, ये मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। अच्छा, देन तो क्या होगा, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, देन टू लाइन्स आर पैरेलल, वो दो लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये मत लिख देना कि ट्रांसवर्सल पैरेलल होगी, ठीक है, वो दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों की एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। उम्मीद है तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगेन इज आपकी बेसिक इंग्लिश कैसी है, आप स्टेटमेंट्स को जमा पा रहे हो कि नहीं जमा पा रहे हो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँगी राम खाना खा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, एकदम अच्छे से वर्ड्स अरेंज है। बट अगर मैं ये कहूँ खाना राम है रहा, कैसा लगेगा यार, जंबल करके दे दिए मैडम आपने वर्ड्स को, है ना। शब्द एकदम जमे हुए होने चाहिए जिससे कोई एक मीनिंगफुल वाक्य बने। तो वैसे ही आप जब कोई इंग्लिश में नया वाक्य लिखते हैं, चाहे हिस्ट्री में लिखें, चाहे मैथ्स में लिखें, या खुद इंग्लिश सब्जेक्ट में लिखें, तो उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। तो वो जमाना आपको आना चाहिए शब्दों का, और वो खैर तभी आ पाता है जब एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की रीडिंग करता है, नए नए शब्द समझता है, कोशिश करता है कि अच्छा देन तब लगाते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे इसने इट्स क्यों लगाया है, ऐसे। इसीलिए लोगों को लगता है इंग्लिश एक कठिन भाषा है, कठिन भाषा नहीं है। अब बुक्स की रीडिंग की हैबिट डालो, स्टोरी बुक्स की रीडिंग की हैबिट डालो, अपने आप आपको समझ में आता जाएगा कि अच्छा इस शब्द को ऐसे यूज़ करते हैं, इस शब्द को ऐसे यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको अलग से किसी दूसरे इंसान के ट्यूशन की नीड नहीं होती, टीचिंग की नीड नहीं होती। हाँ, बेसिक ग्रामर सिखाने के लिए ऑब्वियसली होती है, बट जो आपकी एक्सेलेंस चाहिए, जो इफ़िशियंसी चाहिए काम में, वो एक्सेलेंस आपको कैसे मिलता है, खुद की रीडिंग स्किल से ही मिलता है। जब आप खुद कोशिश करेंगे उस चीज़ को समझने की कि अच्छा यहाँ पे ये कर सकते हैं, वहाँ पे वो कर सकते हैं। खैर, फिलहाल अभी इस चीज़ को यहाँ ओवर करते हैं। अच्छा, अब देखो इस टॉपिक के बेसिस पर जो हमने आज एक्सरसाइज 1.3 सीखी, इसके बेसिस पर तुम अपनी किताब की जो प्रॉब्लम सेट है उसके क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको कन्वर्स लिखने को बोला जा रहा है, तो आप लिख सकते हो। बल्कि सोचो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें देखो सारे ही क्वेश्चन में इफ और देन है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। इस वीडियो को देखने के बाद इस वाले क्वेश्चन की तुमको मेरे साथ क्या करवानी है, कॉपी चेकिंग करानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले वाले में देखो इफ लगा कर दिया है और दूसरे वाले में आपको देन लगा कर दिया है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से एंटेसेंट कौन है और कॉन्सिक्वेंट कौन है। घबराने की बात नहीं है, जो मैंने आज पढ़ाया ना, उसी पढ़ाई हुई चीज़ में एक छोटा सा नोट और ऐड कर लेना। मैंने क्या कहा था, जब किसी शब्द के आगे या किसी स्टेटमेंट के आगे आपको इफ दिख जाए तो आप उसे गिवन कहते हैं, उसको मैथ्स की भाषा में एक और वर्ड कहते हैं एंटेसेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपकी बुक में खैर एक नया वर्ड है। और देन अगर किसी के सामने लगा हुआ दिखे तो उससे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो आपके पास जो अभी ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी आपको वही करना है। आपको गिवन पार्ट आइडेंटिफाई करना है और आपको टू प्रूव वाला आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके लिखना है कि एडिसेंट पार्ट ये है और कॉन्सिक्वेंट वाला पार्ट ये है, एक के नीचे एक। अब जैसे जो सेकंड स्टेटमेंट है, इस सेकंड स्टेटमेंट में देखो ना, आपको इफ दिख रहा है ना आपको देन दिख रहा है। फिर अब आप क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर इफ और देन नहीं दिखता है तो पहले स्टेटमेंट को क्या कर लेना, फटाफट रीराइट कर लेना, जो कि आज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कैसे रीराइट करते हैं, और उसके बाद एडिसेंट और उसका कॉन्सिक्वेंट लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके होमवर्क में है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म।
आपको इन स्टेटमेंट्स को क्या लिखना है, कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंडीशनल फॉर्म? कंडीशनल फॉर्म का मतलब ये होता है इफ देन, ठीक है। हो सकता है एक्सरसाइज के जैसे क्वेश्चन में ऐसा लिखकर आ जाए कि इफ और देन वाले फॉर्मेट में लिखो, या हो सकता है टीचर आपको कंडीशनल फॉर्म जैसे शब्द यूज कर ले, तो घबराना नहीं है। चाहे कंडीशनल फॉर्म में लिखने को बोले या चाहे इफ और देन के फॉर्म में लिखने को बोले, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो जैसे हमने आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, क्या उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। हमने आज एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 सीखा, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और उसी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सिखाते वक्त मैं आपको क्या बता रही थी, जिस वर्ड के आगे इफ लगा होता है उसे गिवन कहते हैं, जिसके आगे देन लगा होता है उसको टू प्रूव कहते हैं। उस दोनों एक्सरसाइज 1.3 के नॉलेज को यूज करके आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इसकी तुमको मुझको कॉपी चेकिंग करा कर देनी है। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही आसान है, बस फर्क इतना है, जैसा मैंने अभी पढ़ाते वक्त क्या बोला कि कई स्कूलों में हो सकता है टीचर्स ने उनको वो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम करवाए हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली डायग्राम के फॉर्म में करवाया जाने वाला क्वेश्चन है। बट खैर, इस पे हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, अभी तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं इस बारे में बातचीत करके। इस वीडियो के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तुम्हारा होमवर्क वाला काम है, ये तुम्हें करना है, मेरे से चेक करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि अच्छा देखो, डायग्राम अगर बनाने को बोल रहा है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसको फिर ऐसे अटेम्प्ट करना। और ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सेट में जो ये 3 ठोक सवाल दिए हैं डायग्राम वाले, पेपर में यहीं आए, टीचर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे। तो कोई भी दुनिया में स्टेटमेंट लिखकर आए, किसी भी दुनिया की किसी भी स्टेटमेंट से इफ और देन आपको निकालते आना चाहिए, उसको इफ और देन वाले पार्ट में रीराइट करते आना चाहिए। रट्टू तोता नहीं बनना है, इसीलिए मैंने सिखाया। मैंने पर्सनली कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती तो मैं इफ और देन के बारे में कैसे सोचती, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तो गूगल में भी मिल जाएंगे कि अच्छा ये इसका स्टेटमेंट ऐसा है, इसका स्टेटमेंट ऐसा है। ज़रूरी नहीं है ना कि मैडम आपको पेपर में यही स्टेटमेंट है, मैं पेपर में आपको यही स्टेटमेंट दूँ। मैं कुछ भी लिख के दे सकती हूँ, मैं ये भी लिख के दे सकती हूँ, राम श्याम खेल रहे हैं, दोनों में से किसी को लग गई, मस्ती कर रहे थे, तो आपको इसको भी इफ और देन में लिखने आना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।